आज का सूर्य चंद्रगुप्त के लिए एक नई प्रेरणा, एक नई उमंग लेकर उदय हुआ था। आज से चंद्रगुप्त का एक नया जीवन प्रारंभ होने जा रहा था। चंद्रगुप्त का चेहरा खिला हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग सा उत्साह था। प्रणाम आचार्य। अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हुए चंद्रगुप्त ने प्रणाम किया। चाणक्य ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले, आज तुम्हारी शिक्षा का पहला दिन है चंद्रगुप्त। मैं आशा करता हूं कि तुम हर परिस्थिति, हर आपदा से जूझने के लिए तैयार हो चुके हो। चाणक्य का प्रश्न सुन चंद्रगुप्त बोला, जी आचार्य, आप आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। चलो मेरे साथ। प्रश्न सूचक निगाहों के साथ अपने गुरु का आदेश मान चंद्रगुप्त चाणक्य के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त ने देखा कि उसके सामने ऊंची ऊंची जंगली घास मंद हवा में लहरा रही थी। वो आश्चर्य में था और इससे पहले कि कुछ पूछता, चाणक्य ने उसके हाथ में हंसिया देते हुए कहा, ये लो चंद्रगुप्त, और इस घास को काटने का काम शुरू कर दो। पर आचार्य, अचंभे में पड़ा हुआ चंद्रगुप्त अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी चाणक्य ने उसकी बात को काटते हुए कहा, प्रश्न पूछने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो तुम चंद्रगुप्त। असमंजस में घिरे चंद्रगुप्त ने हंसिया ली और घास काटने लगा। आचार्य चाणक्य अपने हाथों को अपने पीछे बांधे चंद्रगुप्त को देखने लगे। एक दो घास के गुच्छों को उखाड़ फेंकने के बाद चंद्रगुप्त ने आचार्य की तरफ देखा। उसका चेहरा देखते ही चाणक्य उसके मन में उठ रहे सवालों को पहले ही भांप गए और बोले, मन को एकाग्र कर काम करने से सफलता शीघ्र मिलती है। ऐसा कहे चाणक्य फौरन वहां से निकल गए। चंद्रगुप्त एकाग्रता से घास की कटाई करने लगा। सूरज सर के ऊपर आ चुका था। पसीने से लथपथ चंद्रगुप्त थक कर बैठ गया। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी। तभी उसे दूर से आती हुई एक लड़की दिखी, जिसके हाथ में कपड़े की एक पोटली थी। साधारण सी पोशाक पहने लगभग 15-16 साल की वो लड़की रूप की धनी थी। उसकी चाल में चंचलता और मुख पर भोलापन था। उसे देख चंद्रगुप्त को लगा कि वो कोई राहगीर होगी, लेकिन अब उस लड़की के कदम चंद्रगुप्त की तरफ ही पड़ने लगे। कुछ ही देर में वो लड़की चंद्रगुप्त के सामने थी। उसने हाथ में पकड़ी पोटली को चंद्रगुप्त के सामने रखा और बोली, ये लो खाना। आचार्य सूरजमल ने बोला था कि दोपहर का खाना तुम तक पहुंचा दूं। चंद्रगुप्त ने उसकी तरफ उत्सुकतावश देखते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने तुम्हें आश्रम में तो कभी नहीं देखा। लड़की ने बड़े सहज अंदाज में कहा, सुकन्या। मेरा नाम सुकन्या है। मैंने भी तुम्हें आश्रम में कभी नहीं देखा। उसकी बात सुन चंद्रगुप्त बोला, मुझे आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मैं यहां रहकर तक्षशिला में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहा हूं। सुकन्या ने कुछ सोचते हुए पूछा, तैयारी? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई सजा मिली है। चंद्रगुप्त ने थोड़ा शर्मिंदगी से घास और फिर हाथ में पकड़ी हंसिया की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये मेरे अभ्यास का ही हिस्सा है। चंद्रगुप्त की हिचकिचाहट देख सुकन्या असमंजस की स्थिति में थी कि भला घास काटना कौन सा अभ्यास होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछती, चंद्रगुप्त ने बात पलटते हुए सवाल किया, तुम्हारा गांव कहां है? सुकन्या ने बिना कुछ कहे बस एक तरफ इशारा कर दिया। चंद्रगुप्त ने नजर दौड़ाई तो दूर पहाड़ों की गोद में कुछ घर दिखाई दिए। इससे पहले कि चंद्रगुप्त कुछ और पूछता, वो लड़की बोली, अच्छा मैं चलती हूं, मुझे देर हो रही है। ऐसा कह वो चली गई। चंद्रगुप्त वहीं बैठे उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन भूख से पेट में कूद रहे चूहों ने चंद्रगुप्त का ध्यान खाने की तरफ खींचा। उसने तुरंत ही वो कपड़े की पोटली खोली और खाना खाने लगा। रोटियों के साथ आई खीर का स्वाद चख के तो जैसे चंद्रगुप्त की सारी थकान ही गायब हो गई। वो भोजन खत्म कर फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम में लग गया। लेकिन काम करते करते एक सवाल उसके मन को बार बार व्याकुल किए जा रहा था,
आखिर इस घास कटाई के जरिए आचार्य क्या सिखाना चाह रहे हैं? पर उत्तर तो चाणक्य ही दे सकते थे, लेकिन वो वहां थे नहीं। घास काटते काटते शाम हो चली और चंद्रगुप्त थक के चूर हो चुका था, और साथ ही हताश भी। उसे अब यह सोच के गुस्सा आने लगा था कि तक्षशिला में प्रवेश के लिए यह घास काटना कैसे मददगार बनेगा। तभी उसे अपनी तरफ आते हुए कुछ घोड़ों की टाप सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने आवाज की तरफ नजर दौड़ाई तो सामने तक्षशिला के कुछ छात्र घोड़े पर सवार उसी तरफ बढ़ रहे थे। वो छात्र एक युद्ध कला की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर वापस विश्वविद्यालय की तरफ लौट रहे थे। ये वही राजकुमार थे जिनसे चंद्रगुप्त ने पहले दिन ही लड़ाई मोल ली थी। उनको अपनी तरफ आता देख चंद्रगुप्त खुद में शर्मिंदगी महसूस करने लगा। उसने इधर उधर देखा कि कहीं किसी आड़ में वो छिप सके, लेकिन वहां आसपास ना कोई पेड़ था ना कोई पत्थर। रास्ते के दोनों तरफ बस घास ही घास थी। कोई चारा ना देख चंद्रगुप्त अपना मुंह छिपा घास काटने में लग गया। उन छात्रों ने चंद्रगुप्त को पहचान लिया और वहीं अपना घोड़ा रोक दिया। उनमें से एक राजकुमार जिसका नाम वीरसेन था, चंद्रगुप्त को देखकर बोला, अरे ये तो शूरवीर चंद्रगुप्त है, जिनको पीछे से वार करना कायरता लगता है, लेकिन घास काटना इनको बड़ा बहादुरी का काम लग रहा है। यह सुन बाकी के सब छात्र जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रगुप्त यह सुनकर शर्मिंदा भी हुआ और साथ में उसके गुस्से का पारा भी बढ़ने लगा। तभी दूसरे राजकुमार ने तंज कसते हुए कहा, तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने आया था ये। अगर ऐसे भिखारियों को तक्षशिला में प्रवेश मिलने लगा तो वहां की गरिमा तो मिट्टी में मिल जाएगी। इन जैसों को घास काटना ही शोभा देता है। यह सुन चंद्रगुप्त का पारा जैसे आसमान छू गया। उसने गुस्से में उन छात्रों की तरफ देखा जो घोड़े पर बैठे जोर जोर से हंस रहे थे। चंद्रगुप्त का हाथ हंसिया पर जैसे अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। वीरसेन ने चंद्रगुप्त की गुस्से से भरी नजरों पर ध्यान देते हुए कहा, अपने गुस्से को घास काटने पर इस्तेमाल कर, वही तेरा यह गुस्सा बर्दाश्त करेगी, हम नहीं। चंद्रगुप्त गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हंसिया पे उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। चंद्रगुप्त हाथ में हथियार और आंखों में उबलता क्रोध लिए उनकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसके कदम अचानक रुक गए, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया। वो एक बार फिर अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। वो तुरंत मुड़ा और चुपचाप घास काटने में लग गया। ये देख वो राजकुमार छात्र भी हैरान रह गए। लगता है शूरवीर की वीरता सिर्फ घास काटने में ही है, वीरसेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। चंद्रगुप्त की तरफ से कोई प्रत्युत्तर न पाकर वो छात्र हंसते हुए वहां से निकल गए। चंद्रगुप्त जैसे मन मसोस के रह गया, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने एक बार और आचार्य चाणक्य को अपने व्यवहार से गुस्सा दिलाया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। समय हल्का सा आगे बढ़ा। चंद्रगुप्त अब इस कटाई के काम से ऊब चुका था। उसके थके हुए शरीर से ज्यादा उसके मन में चल रहे सवालों ने उसके हाथों को रोक दिया। वो चिढ़ते हुए एक जगह बैठ गया। उसने एक बार उस हंसिया की ओर देखा, फिर अपनी आंखों में घृणा के भाव लाते हुए उसे पटक दिया। उदास मन के साथ घृणा भरी आवाज में वो अपने आप से बोला, कहां तो आज सुबह मैं अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए लालायित था, और कहां यह आचार्य ने घास कटाई के काम में लगा दिया। ऊपर से यह हंसिया, इसे पकड़ पकड़ कर हाथ दुखाए। सबसे ज्यादा तकलीफ तो इसी ने दी है। गुस्से में चंद्रगुप्त ने उस हंसिया को लात मारकर अपने से दूर फेंक दिया, मानो आज के बाद वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हो। चंद्रगुप्त आधे से ज्यादा काम खत्म कर चुका था। सांझ होते ही पशु पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौटने लगे थे। मौसम में ठंडक आने लगी थी। चंद्रगुप्त आंखें मूंद कुछ पल के लिए आराम करने लगा, और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अपने कार्य को अधूरा छोड़ने वाले लोग कभी सफलता नहीं पा सकते चंद्रगुप्त। आचार्य के शब्द किसी तीर की तरह चंद्रगुप्त के हृदय में घुसे। चंद्रगुप्त नींद में ही हाथ जोड़ हड़बड़ाते हुए कहने लगा, क्षमा क्षमा आचार्य, क्षमा। अचानक उसकी नींद टूटी और आंखें खुलते ही वो चौंक गया।
वो घास के मैदान में नहीं बल्कि एक पेड़ से लटके जाल में कैद था। चांद की छीनी छीनी रोशनी पत्तियों से छनकर जमीन पर छिटकी हुई थी। अपने आप को जाल में लिपटा देख चंद्रगुप्त ऐसे तड़पने लगा जैसे बिन पानी मछली। जाल को काटने का ख्याल आते ही चंद्रगुप्त ने तुरंत अपने कमरबंद में हाथ लगाया, लेकिन उसकी कटार उसके पास नहीं थी। न ही उसके पास वो हंसिया था जिसे उसने गुस्से में आकर फेंक दिया था। अब उसे आभास हुआ कि उसने उस हंसिया को फेंककर कितनी बड़ी गलती कर दी। वो वहां से निकलने की कोशिशों में उलझा ही था कि तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज आई। चंद्रगुप्त ने नीचे देखा तो एक खूंखार भेड़िया ठीक जाल के नीचे था। वो भेड़िया जमीन में कुछ ऐसे सूंघने लगा जैसे कि वहां किसी ने उसके निमंत्रण के लिए मांस रखा हो। चंद्रगुप्त की डर से सांस अटक गई। वो जाल में फंसा फड़फड़ाने लगा, जिसकी आहट सुनकर अब भेड़िए की नजर अपने ऊपर जाल में लटक रहे चंद्रगुप्त पर गई। अगले ही पल वो भेड़िया चंद्रगुप्त को अपना शिकार बनाने की कोशिश में छलांग लगाने लगा। इससे पहले कि वो जाल में फंसे चंद्रगुप्त के पैर पर अपने दांत कड़ाता, चंद्रगुप्त ने जाल के अंदर अपने पैर ऊपर खींच लिया और वो भेड़िया बस रस्सी पर ही दांत कड़ाकर रह गया। चंद्रगुप्त की डर से हालत खराब हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। वो असमंजस में था कि आखिर वो यहां इस जाल में कैसे आ पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये आचार्य चाणक्य की कोई नई परीक्षा है या फिर वो सच में एक बड़ी मुसीबत में है। चंद्रगुप्त खुद को उस खूंखार भेड़िए से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भेड़िया भी छलांग मार जैसे अपने शिकार को हासिल करने की पूरी कोशिश में लगा था। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त ने अपने आप को थोड़ा शांत कर ध्यान दिया तो उसे समझ आया कि यह भेड़िया ही उसको इस जाल से मुक्त कर सकता है। अपने शिकार को पाने की कोशिश में उस भेड़िए के नुकीले दांत हर बार बस रस्सी पर ही उलझ के रह जाते। चंद्रगुप्त अब बड़ी चालाकी से जाल के निचले सिरे पर अपना पांव रखने लगा और जैसे ही वो भेड़िया उसे काटने के लिए उछलता, चंद्रगुप्त अपने पांव ऊपर कर लेता और भेड़िए के दांत बस रस्सी को ही काट के रह जाते। कुछ ही देर में चंद्रगुप्त की चालाकी काम आई और जल्दी ही जाल की रस्सी का एक सिरा कट चुका था। चंद्रगुप्त ने तुरंत ही बुनी हुई रस्सी को सुलझाते हुए जाल को खोलना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में चंद्रगुप्त जाल से बाहर था और टहनी से बंधी रस्सी को पकड़ के पेड़ पे चढ़ने लगा। नीचे भेड़िया अपने शिकार को खुद से दूर जाता देख बेचैन हो रहा था, जैसे उसके मुंह से किसी ने निवाला छीन लिया हो। चंद्रगुप्त बड़ी फुर्ती से पेड़ की टहनी पे जा पहुंचा और भेड़िए के जाने का इंतजार करने लगा। अगले पल भेड़िए पर एक छोर से तीर का निशाना लगा और वो अपने ऊपर आए खतरे को भांपते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। चंद्रगुप्त हैरान था कि आखिर इतनी रात में इस जंगल में भला धनुष लिए कौन था। उसने तीर चलाकर ना तो चंद्रगुप्त पर वार किया और ना ही उस भेड़िए पर। क्या उसका निशाना चूक गया था? यह सोचते हुए चंद्रगुप्त अब सतर्कता से नीचे उतरा और पेड़ों की ओट लेते हुए तीर चलाने वाले की दिशा की ओर बढ़ा। अचानक पत्तियों की सरसराहट ने उसे और चौकन्ना कर दिया, लेकिन तभी उसके सामने अपने सिर से पत्तियों को हटाते हुए सूरजमल आ गया, जो हाथ में धनुष पकड़े हुए था। उसे देख चंद्रगुप्त की जान में जान आई और उसने उत्सुकता से सवाल करते हुए पूछा, आप इतनी रात में यहां और मुझे उस जाल में क्यों डाला? यह कौन सी परीक्षा है? सवालों की इस झड़ी को सुन सूरजमल मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही यहां छिपा था। मुझे खुशी है कि तुम अपनी सूझबूझ से इस जाल से निकलने में सफल हुए, लेकिन अगर वो भेड़िया तुम पर हावी होता तो उसे भेदने के लिए मेरा तीर तैयार था। और रही बात इस परीक्षा की, तो इन सवालों के जवाब तो तुम्हें आचार्य ही देंगे। दोनों जंगल के उस अंधेरे को पार करते हुए आश्रम की तरफ चल दिए, जहां चाणक्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आचार्य के हाथ में हंसियां देखते ही चंद्रगुप्त को समझ आ गया कि आचार्य के इस व्यू के पीछे उनकी क्या मंशा थी। उसने चाणक्य के पांव छुए
और ग्लानि भरे स्वर में कहा, वस्तु की सही कीमत का अंदाजा उसके अभाव में ही होता है। अगर उस समय मेरे पास वो हंसिया होती तो मैं बड़ी आसानी से उस जाल से बाहर आ सकता था और उस भेड़िए का भी सामना कर सकता था। चंद्रगुप्त को आशीर्वाद देते हुए चाणक्य बोले, बहुत अच्छे चंद्रगुप्त, ध्यान रहे, मेरे लिए मौखिक शिक्षा से कहीं बढ़कर है प्रायोगिक शिक्षा। इंसान जब अपने अनुभवों से सीखता है तो वो सीख जीवन भर उसका साथ देती है। यह सुन चंद्रगुप्त के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, लेकिन घास वाली बात सोचकर उसने थोड़ा असमंजस भरे स्वर में पूछा, लेकिन आचार्य, आपने मुझे घास काटने को क्यों कहा? उसमें कौन सी सीख छिपी है? धैर्य। चाणक्य के इस शब्द ने मानो चंद्रगुप्त के मन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। चंद्रगुप्त की प्रगति देख चाणक्य के मुख पर संतुष्टि के भाव थे। चंद्रगुप्त से मिल चाणक्य तक्षशिला की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही उनका सामना आचार्य गजानन से हुआ, जो अपने छात्रों को दबे स्वर में कुछ बता रहे थे। चाणक्य को अपनी तरफ आता देख उन्होंने तुरंत ही अपनी बात पलट दी। गजानन को घेरे वही राजकुमार छात्र थे जिनसे चंद्रगुप्त की अनबन हुई थी। चाणक्य के पास आते ही सभी छात्रों ने उन्हें प्रणाम किया और गजानन का इशारा मिलते ही वहां से चले गए। गजानन के चेहरे के भाव पढ़ते हुए चाणक्य बोले, छिपाया उनसे जाता है आचार्य जो मन की बातें न भांप पाए। ये सुन आचार्य गजानन के चेहरे के भाव बदल गए, मानो उनकी कोई बड़ी गलती पकड़ी गई हो। चाणक्य ने दूर जाते हुए छात्रों की ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, अब इन्हें चंद्रगुप्त को तोड़ने के कौन से नए षड्यंत्र का पाठ दे रहे हैं आप? चाणक्य का यह वाक्य गजानन के सीने में किसी तीर की तरह चुभ गया। वो तुरंत दिल मिलाते हुए बोले, षड्यंत्र तो आप रच रहे हैं, एक बाहरी अयोग्य असभ्य लड़के को तक्षशिला में प्रवेश दिलाने का। लेकिन यह मत भूलना कि जब तक मैं यहां हूं इस विश्वविद्यालय की गरिमा पर आंच नहीं आने दूंगा। गजानन की बात सुन चाणक्य ने कटाक्ष करते हुए कहा, छात्रों का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना, तक्षशिला की गरिमा का बड़े अच्छे से ध्यान रख रहे हैं आप। यह सुन गजानन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चाणक्य ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एक शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है अपने छात्रों को सही दिशा दिखाना, जिस पे चलकर वो अपने भविष्य की एक मजबूत नींव रख सके। लेकिन आप तो इनकी नींव ही कमजोर करने पर तुले हुए हैं, आचार्य चाणक्य। गजानन ने गरजते हुए कहा, हमें शिक्षा का पाठ ना ही पढ़ाएं तो उचित होगा। आपकी खुली हुई शिक्षा आपके ज्ञान और सम्मान का उचित प्रमाण दे रही है सबको। ये कह गजानन ने उनके घाव को कुरेद दिया था। शिखा का नाम सुन चाणक्य को मानो धनानंद से हुए अपने अपमान का दृश्य याद आ गया। वो कुछ बोलने को हुए कि तभी पीछे से आचार्य मेघनाद की आवाज गूंजी, ज्ञान और सम्मान का ही नहीं, अभिमान का भी आचार्य गजानन। चाणक्य अपने भावों को काबू करते हुए पीछे मुड़े तो सामने आचार्य मेघनाद थे, जो कुछ दिनों की यात्रा के बाद आज तक्षशिला लौटे थे। चाणक्य को सही सलामत अपने सामने देख उन्हें मानो ठेस सी लग गई। उन्होंने ताना कसते हुए चाणक्य के समीप आकर कहा, मृत्यु से ज्यादा बुरा है अभिमान का टूटना, और उस चोट की पीड़ा आपके मुख पे स्पष्ट झलक रही है आचार्य चाणक्य। लेकिन आप चिंता ना करें, अपमान का घूंट हर इंसान को उसकी सही कीमत का आभास करा ही देता है। उम्मीद है आपको भी। यह सुन चाणक्य ने उनकी बात काटी और पलटवार करते हुए कहा, अपमान का घूंट इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की ज्वाला भी पैदा करता है आचार्य मेघनाद, और मेरा अंतर्मन अभी उसी ज्वाला में दहक रहा है। वैसे मेरे मगध जाने से पहले आपने अंतिम भोजन का प्रस्ताव रखा था। मुझे आपकी पीड़ा समझ आ रही है।
आपकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब आप चाहें तो हम भोजन साथ में कर सकते हैं। चाणक्य का यह कटाक्ष सुन मेघनाद और गजानन की बोलती बंद हो गई। चाणक्य ने उन दोनों को नमन किया और वहां से आगे बढ़ गए। आचार्य मेघनाद के आ जाने से चाणक्य की मुश्किलें और बढ़ गई थी, क्योंकि अब सिर्फ गजानन ही नहीं बल्कि मेघनाद भी चंद्रगुप्त को परीक्षा में विफल करने के प्रयास में जुटने वाले थे, और चाणक्य को इसका आभास अच्छे से था। चाणक्य की इस दोहरी चिंता से अनजान शाम में चंद्रगुप्त आश्रम में सूरजमल से तलवारबाजी की शिक्षा ले रहा था। कभी सूरजमल चंद्रगुप्त पर हावी रहता तो कभी वो सूरजमल पर। तभी सूरजमल की नजरें आसमान में उठते धुएं की तरफ पड़ी। धुआं इतना भयानक था जिससे साफ पता चल रहा था कि कहीं बहुत भीषण आग लगी है। धुएं को देख सूरजमल ने हैरानी भरे स्वर में कहा, लगता है पास के गांव में आग लगी है। चंद्रगुप्त की नजर जब धुएं की तरफ गई तो वो बोला, अरे ये धुआं तो सुकन्या के गांव की तरफ से उठ रहा है। आचार्य सूरजमल, हमें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। चंद्रगुप्त के ये शब्द सुन सूरजमल ने हामी भरी और अगले पल वो गांव की तरफ भाग निकला, मानो उसका कोई अपना गहरे संकट में हो, और उसके पीछे पीछे सूरजमल भी भागा। कुछ ही समय में दोनों एक छोटे से गांव के सामने थे, जिसके कुछ घर धूं धूं कर चल रहे थे। पूरे गांव में अफरा तफरी मची थी। लोग पास के तालाब से पानी ला लाकर घरों पे डाल रहे थे, लेकिन आग थी कि जैसे बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोगों की चीखें, चिल्लाने, रोने की आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव और वहां के लोगों की हालत देख चंद्रगुप्त और सूरजमल दोनों एक पल के लिए सहम गए। अब वो तुरंत उनकी मदद के लिए गांव के अंदर की तरफ भागे। गांव के किनारे ही सुकन्या का घर था, जिससे उठ रही आग की लपटें मानो पूरे घर को खाक करने पर तुली थी। घर के बाहर बस सुकन्या और उसे पकड़े एक आदमी ही था। बाकी के गांव वाले अपने अपने घरों को बचाने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे थे। सुकन्या दहकते हुए घर में अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी उसे अंदर जाने से रोक रहा था। और रोकता भी क्यों ना, उस घर के अंदर जाना मानो मृत्यु को निमंत्रण देना था। सुकन्या जोर जोर से चीख रही थी, रो रही थी। हड़बड़ाते हुए चंद्रगुप्त ने सूरजमल से कहा, लगता है सुकन्या का परिवार अंदर फंसा हुआ है, हमें इनकी मदद करनी होगी। ऐसा कह चंद्रगुप्त बिजली की फुर्ती से घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जा पहुंचा। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि अंदर घुस पाना बहुत कठिन था। सुकन्या की ही उम्र के एक लड़के को अंदर जाने का प्रयास करते देख वो आदमी चौंक गया। सुकन्या को संभालते हुए उसने चंद्रगुप्त को भी रुकने को कहा। तभी पीछे से सूरजमल ने आवाज लगाई, हमें पहले दरवाजे पे ढेर सारा पानी डालना होगा, तभी अंदर जा पाएंगे। चंद्रगुप्त को यह बात सही लगी और दोनों तेजी से तालाब की तरफ दौड़े। रास्ते में एक जगह से पानी का बर्तन उठा दोनों तालाब के पास जा पहुंचे। तालाब से पानी ले जाने वालों की होड़ मची हुई थी। लोग जल्दी जल्दी में पानी ले जाकर अपने घरों पे उड़ेल रहे थे ताकि आग बुझ सके। चंद्रगुप्त हड़बड़ाहट में तालाब से पानी भरने को आगे बढ़ा ही था कि तभी उसको किसी का धक्का लगा और वो सीधा तालाब में जा गिरा। ये देख सूरजमल और ज्यादा घबरा गया। पानी के अंदर पहुंच जैसे चंद्रगुप्त की सांस अटक गई। वो घबराहट में अपने हाथ पांव मारने लगा। उस अंधेरी रात में सूरजमल को बस हाथ पैर मारता चंद्रगुप्त दिख रहा था। वो जोर से चिल्लाया, चंद्रगुप्त! चंद्रगुप्त को छटपटाता देख सूरजमल को समझ आ गया कि अब उसने और देर की तो चंद्रगुप्त की जान खतरे में पड़ सकती है। उसने अगले ही पल चंद्रगुप्त की मदद करने के लिए पानी में छलांग लगा दी। कुछ देर के संघर्ष के बाद सूरजमल चंद्रगुप्त को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हो गया। सूरजमल ने उसका पेट दबाया और अगले ही पल चंद्रगुप्त के मुंह से खांसी के साथ पानी बाहर निकलने लगा। चंद्रगुप्त की सांसें तेज थी। उसकी हालत देख सूरजमल ने कहा, तुम आराम करो चंद्रगुप्त, पानी मैं लेकर जाता हूं। लेकिन चंद्रगुप्त को भला अपनी परवाह कहां थी। वो अगले ही पल खड़ा होकर बोला, मैं ठीक हूं, अभी आवश्यक है सुकन्या और इन गांव वालों की सहायता करना। सूरजमल को पता था कि चंद्रगुप्त नहीं मानने वाला और उसने उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया। अब दोनों बड़ी फुर्ती से पानी लेकर सुकन्या के घर की तरफ भागे। दरवाजे पे पानी डालते ही आग की लपटें कुछ कम हुई और चंद्रगुप्त एक गीली चादर ओढ़ घर के अंदर घुस गया। उसके पीछे पीछे सूरजमल भी अंदर जा पहुंचा। अंदर बस धुआं ही धुआं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस भीषण गर्मी में चंद्रगुप्त की गीली चादर सूखने लगी थी। चंद्रगुप्त ने घर के आंगन में जाकर बड़े ध्यान से देखा तो बीच में सुकन्या की मां और पिताजी दोनों मूर्छित होकर जमीन पर पड़े थे।
आंगन के चारों तरफ आग ने जैसे घेरा बनाया हुआ था। चंद्रगुप्त ने बिना कोई दूसरा विचार किए आग के घेरे को चीरते हुए आंगन की तरफ छलांग लगा दी और अगले ही पल वो सुकन्या की मां और पिताजी के पास था। उनका शरीर आग से काफी हद तक झुलस चुका था। चंद्रगुप्त और सूरजमल को अंदर जाता देख सुकन्या ने भी अपने आप को उस आदमी से जैसे तैसे छुड़ाया और अंदर की ओर भागी। कुछ हिम्मत जुटाते हुए वो आदमी भी सुकन्या के पीछे पीछे अंदर भागा। तब तक चंद्रगुप्त सूरजमल की मदद से सुकन्या के माता पिता को ले आंगन में लगी आग के घेरे से बाहर आ चुका था। अब सबने मिलकर किसी तरह सुकन्या के माता पिता को उस दहकते घर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने अपना काम कर दिया था और सुकन्या के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। उनके झुलसे हुए मृत शरीर देख सुकन्या की चीख गूंज उठी। उनको ना बचा पाने का पछतावा चंद्रगुप्त के चेहरे पर साफ झलक रहा था। काफी प्रयासों के बाद गांव में फैली आग को किसी तरह से काबू में किया गया, लेकिन तब तक काफी जानमाल का नुकसान हो चुका था। गांव में लगी यह आग किसी की गलती नहीं, बल्कि सोची समझी गहरी साजिश थी। अपने माता पिता को यूं अचानक खोने के कारण सुकन्या गहरे सदमे में चली गई थी। उसकी दशा देखकर चंद्रगुप्त ने सूरजमल से सवाल किया, आचार्य, क्या हम इसे अपने साथ आश्रम नहीं ले जा सकते? चंद्रगुप्त की चिंता सूरजमल को समझ आ रही थी। वो खुद भी यही चाहता था। उसने सुकन्या के पास जाकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो। मैं चंद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य, हम हैं ना तुम्हारा परिवार। तुम चाहो तो आश्रम में आकर रह सकती हो। सुध-बुध खो बैठी सुकन्या ने जवाब देते हुए कहा कि वो अपने माता पिता के दाह संस्कार के बाद ही कोई निर्णय लेगी। कुछ ही देर में गांव वालों ने सभी मृत जनों को एक जगह इकट्ठा किया और उन मृत व्यक्तियों के परिजनों की दर्द भरी किलकारियां पूरे वातावरण में गूंज उठी। उदास होकर चंद्रगुप्त और सूरजमल आश्रम लौट गए। चाणक्य को आज तक्षशिला से आश्रम लौटने में देर हो गई थी। रात काफी हो चुकी थी। चंद्रगुप्त की प्रवेश परीक्षा की उधेड़पुन में खोए चाणक्य आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो पीछे पलटे तो कोई नहीं दिखा। चाणक्य फिर आगे बढ़े, लेकिन इस बार वो सतर्क थे। उनकी चाल में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अब वो अपने पीछे हो रही हर हरकत, हर आवाज के प्रति सजग हो आगे बढ़ रहे थे। इस लुक्का छिपी के खेल में चाणक्य आश्रम तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें उस अंधेरे में कोई नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था मानो रात के अंधेरे ने उस साय को अपनी गोद में छुपा लिया हो। आश्रम पहुंच जब चाणक्य को सूरजमल से सुकन्या के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। तभी चंद्रगुप्त उनके सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, सुकन्या अकेली है, उसका अब अपना कोई नहीं बचा। क्षमा आचार्य, लेकिन हमने आपसे बगैर पूछे उसे अपने साथ यहां आश्रम में आकर रहने का प्रस्ताव दिया है। अगर वो चाहे तो क्या वो यहां आकर रह सकती है? चंद्रगुप्त की आंखों में करुणा देख चाणक्य का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने हामी भरते हुए कहा, अवश्य, सुकन्या हमारी पुत्री समान है। वो अकेली नहीं है। उसका पालन पोषण अब हम करेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। चंद्रगुप्त ये सुन खुश हो गया। चाणक्य सुकन्या को उसका परिवार तो नहीं लौटा सकते थे, लेकिन उसे अपने पास रख उसकी देखभाल करने का निर्णय लेकर उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव था। कुछ देर बाद चाणक्य को अकेला देख सूरजमल उनके पास गया और तभी आवाज में उनसे कुछ कहा। सूरजमल की बात सुन चाणक्य के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें उभर आई। चाणक्य का चिंतित होना गलत नहीं था, और ना ही गलत था उनका किसी के द्वारा पीछा करने का आभास होना, क्योंकि पीछा कर रहे उस साई की एक पहचान थी। वो कोई और नहीं बल्कि महामंत्री अमात्य का भेजा गुप्तचर था। वो आश्रम के पास एक अंधेरे कोने में छुपकर
चाणक्य की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखर गई। रात्रि का भोजन कर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आश्रम के प्रांगण में बुलाया। चाणक्य का गंभीर चेहरा देख चंद्रगुप्त को समझ नहीं आया कि आचार्य इतने गंभीर क्यों हैं। उसने तो आज ऐसी कोई गलती भी नहीं की। चंद्रगुप्त को देखकर आचार्य कुछ सोचते हुए बोले, क्या तुम्हारा कोई शत्रु है? सवाल सुन चंद्रगुप्त को समझ नहीं आया कि आचार्य अचानक ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। उसने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं आचार्य, मेरा तो ऐसा कोई शत्रु नहीं है। अमात्य का भेजा गुप्तचर भी उसी अंधेरे कोने में छुपकर यह सब देख रहा था। चाणक्य ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हो कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है? चंद्रगुप्त सोच में पड़ गया। वहां खड़े सूरजमल को समझ में आ गया था कि आचार्य किस दिशा में जा रहे हैं। चंद्रगुप्त ने प्रश्न के ऊपर थोड़ा और सोचा और फिर दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, नहीं आचार्य, मेरा कोई शत्रु नहीं है। चंद्रगुप्त का उत्तर सुन चाणक्य गहरी सांस लेते हुए बोले, चंद्रगुप्त, याद रहे कि शत्रु किसी भी रूप में हो सकता है। यह सुनकर अंधेरे में छुपा गुप्तचर थोड़ा सकपका गया। वो मन ही मन बोला, कहीं इस ब्राह्मण को पता तो नहीं चल गया कि मैं उसके पीछे लगा हूं। ऐसा सोचते हुए उस गुप्तचर ने अपनी तलवार पर और मजबूती से पकड़ बना ली और चाणक्य की बातें सुनने लगा। इधर चाणक्य का यह कथन कि शत्रु किसी भी रूप में हो सकता है ने चंद्रगुप्त को और गहन रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी निष्कर्ष तक ना पहुंचने पर उसने आचार्य से प्रश्न करते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आचार्य, मेरा किसी भी रूप में कोई शत्रु नहीं है। चंद्रगुप्त की बात सुनकर चाणक्य बोले, ऐसा नहीं है कि शत्रु हर बार तुम्हें सामने नजर आए। सबसे खतरनाक शत्रु वही है जो तुम पर छुपकर वार करता है। तुम्हें उसके आने की भनक भी नहीं लगती और वो तुम्हारा सर्वनाश कर देता है। चाणक्य की बात सुनकर अब उस गुप्तचर को यकीन हो गया कि उसका भेद खुल गया है। वो इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई अनजान खतरा उसकी ओर बढ़ तो नहीं रहा, लेकिन उस अंधेरे कोने में वो अकेला था। उसकी सांसें तेज हो गई। वो अपनी ही जगह पर खड़ा हो अब और अधिक चौकन्ना हो गया। इधर चाणक्य चंद्रगुप्त के हाव भाव देखकर समझ गए कि उसे अभी भी इशारा समझ नहीं आया है। उन्होंने उसके विचारों को लगाम लगाते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन मैं कल तुम्हारी भेंट तुम्हारे शत्रु से करवाऊंगा। हमेशा याद रखना, इससे पहले कि तुम्हारा शत्रु तुम पर हावी हो, तुम्हें उसका सर्वनाश कर देना चाहिए। आचार्य के इस वाक्य ने अब चंद्रगुप्त को गहरी सोच में डाल दिया। इधर कोने में छुपे गुप्तचर का हलक सूख चुका था। चाणक्य की बात सुनकर उसने मन ही मन निर्णय लिया, तुझ जैसा ब्राह्मण और ये बच्चा क्या मारेगा मुझे? महामंत्री अमात्य ने मुझे सिर्फ नजर रखने को कहा था, पर अब लगता है कि तुम दोनों का इस संसार से जाने का समय आ चुका है। अगला मौका मिलते ही मेरा वार और तुम दोनों का शीश होगा। वो गुप्तचर सारी रात आश्रम के पास ही एक पेड़ के पीछे छिपा रहा और वहीं उसकी आंख लग गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो आश्रम में कोई आहट न पाकर वो हैरानी में दबे पांव तलवार लिए आश्रम की तरफ बढ़ा। लेकिन जब उसने आश्रम के अंदर खोजना शुरू किया तो वहां कोई भी नहीं था। सब इतनी सुबह सुबह कहां निकल गए? गुप्तचर ने हैरानी में खुद से ही सवाल किया, कहीं वो ब्राह्मण मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहा? कहीं उसे आभास तो नहीं हो गया कि मैं उसके पीछे लगा हूं? मुझे सतर्क रहना होगा। यह सोचते हुए वो तुरंत ही आश्रम से बाहर आ गया और उसी पेड़ के पीछे जा पहुंचा जहां वो रात में सोया था।
मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। सही समय पर सही वार ही मुझे जीत दिला पाएगा। यह सोच वो वहीं छुपकर प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि चाणक्य सुबह सुबह ही चंद्रगुप्त और सूरजमल के साथ एक घने जंगल में पहुंच चुके थे, जहां आज आचार्य चंद्रगुप्त के सामने एक नई चुनौती रखने वाले थे। आचार्य ने चंद्रगुप्त से प्रश्न करते हुए कहा, अंतिम बार पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारा कोई शत्रु है? चंद्रगुप्त ने थोड़ी देर और सोचा और फिर जवाब देते हुए कहा, नहीं आचार्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का जवाब सुनकर कहा, तो ठीक है, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। कुछ ही देर में तुम्हारा सामना तुम्हारे शत्रु से होगा, तैयार रहना। ऐसा कहकर चाणक्य और सूरजमल वहां से चले गए। चंद्रगुप्त अब अकेला था। उसने कमर पर लगी अपनी कटार पर हाथ रखा और चौकन्ना हो चारों तरफ देखने लगा। उसे विश्वास था कि अपनी कटार के साथ किसी भी मुसीबत का सामना वो कर सकता है। हाथ में कटार लिए वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके पास वाले पेड़ से जा टकराया। चंद्रगुप्त ने उस दिशा में देखा तो उस पत्थर ने एक मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया था। छत्ते से चिपकी मधुमक्खियां इधर उधर भागने लगी। मधुमक्खियों के एक झुंड को अपनी ओर आते देख चंद्रगुप्त को आभास हो गया कि हाथ में ली हुई कटार किसी काम की नहीं है। उसने कटार को तुरंत अंदर खोसा और उन मधुमक्खियों से बचने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। मधुमक्खियों का एक बड़ा सा झुंड किसी काले साए की तरह उसके पीछे था। चंद्रगुप्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बचे। तभी भागते हुए उसे एक बात याद आई जो उसने कभी अपनी माई से सुनी थी कि अगर मधुमक्खियों से बचना हो तो इंसान को पानी की तलाश करनी चाहिए। पानी ही सुरक्षा कवच बनकर मधुमक्खियों से बचा सकता है। अब चंद्रगुप्त की नजर आसपास किसी नदी या तालाब को तलाशने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सैकड़ों मधुमक्खियां जैसे उससे बदला लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने अपनी गति और तेज कर दी और जल्दी ही उसे एक और पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और पानी की तरफ बढ़ चला। कुछ ही समय में वो एक नदी के करीब जा पहुंचा। नदी का गहरा पानी देखकर एक पल के लिए वो सहम गया। गहरे पानी के डर ने उसके अंदर सिरहन पैदा कर दी, लेकिन पीछे चली आ रही मधुमक्खियों का डर तेजी से उस पर हावी हो रहा था। उसने और कोई विकल्प ना देखते हुए नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव धीमा था लेकिन पानी गहरा, जिसमें गिरते ही चंद्रगुप्त की जैसे जान निकल गई। पानी में डूबते ही उसकी सांसें डर से तेज चलने लगी और वो पानी से ऊपर निकलने के लिए छटपटाने लगा। हाथ पैर इधर उधर मारते हुए जैसे ही वो पानी से बाहर आया तो ऊपर मधुमक्खियों ने घेरा बनाया हुआ था, मानो उसके बाहर निकलने का ही इंतजार कर रही थी। चंद्रगुप्त को बाहर देखकर मधुमक्खियों ने उस पर किसी बाज की तरह झपट्टा मारा, जिससे बचने का अब चंद्रगुप्त के पास बस एक ही उपाय था, वापस पानी के अंदर घुसना। उसे समझ आ गया था कि अगर मधुमक्खियों से बचना है तो कुछ देर पानी के अंदर ही रहना होगा। और साथ ही उसे आचार्य चाणक्य की बात भी याद आ गई। वो उसका सामना उसके शत्रु पानी से करवाना चाहते थे और इस समय चंद्रगुप्त अपने शत्रु की गिरफ्त में था। चंद्रगुप्त को परीक्षा तो समझ आ गई थी, लेकिन अब चुनौती थी उस परीक्षा में सफल होना, और उसके लिए जरूरी था अपने अंदर के डर को दूर भगाना। चंद्रगुप्त ने हिम्मत जुटाते हुए इस बार खुद को पानी के अंदर धकेल दिया और अपने डर को थामे कुछ देर तक अंदर ही बना रहा। उसने अपने आप को कुछ देर के लिए स्थिर बना लिया, जैसे कि उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति आ गई हो। ऊपर मधुमक्खियां अभी भी मंडरा रही थी और वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी। यह सब कुछ दूर छिपा सूरजमल देख रहा था। पानी में कोई हलचल न देख सूरजमल डर गया। उसने तुरंत ही हाथ में पकड़ी मशाल जलाई और नदी की तरफ भागा। उसने बड़ी फुर्ती से उस मशाल के धुएं से मधुमक्खियों को वहां से भगाया और फिर चंद्रगुप्त को पानी से निकाला। एक लंबी सांस रोकने की वजह से पानी से बाहर आते ही चंद्रगुप्त जोर जोर से खांसने लगा, लेकिन अपने डर को जीत लेने की खुशी उसके चेहरे पे थी, जो सूरजमल भी पढ़ पा रहा था। सूरजमल उसे पानी से लेकर बाहर आया, लेकिन चंद्रगुप्त ने फिर पानी में छलांग लगा दी। लेकिन इस बार वो पानी में छटपटा नहीं रहा था, बल्कि पानी के ऊपर ऐसे लेटा था मानो वो पानी नहीं, उसका बिस्तर हो। तभी वहां पर चाणक्य आ पहुंचे। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। होती भी क्यों ना, आज उनके शिष्य ने अपने एक बड़े शत्रु पर विजय जो प्राप्त की थी।
चाणक्य को देख चंद्रगुप्त पानी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान देख चाणक्य ने कहा, कर दिया ना अपने शत्रु का सर्वनाश। अब यह पानी तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। चंद्रगुप्त ने आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य चाणक्य ने उसे आशीर्वाद दिया और चंद्रगुप्त और सूरजमल की ओर देखकर बोले, मैं अभी तक्षशिला जा रहा हूं, लेकिन आज रात्रि के पहले प्रहर में हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, जिसके लिए तुम दोनों को बहुत सजग और होशियार रहना होगा। ये बोल चाणक्य वहां से चले गए। चंद्रगुप्त और सूरजमल दोनों हैरान थे कि आचार्य अब उन्हें कौन सा नया पाठ पढ़ाने वाले हैं। चंद्रगुप्त ने सूरजमल की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आचार्य ने मेरे लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी है। जिसे सुन सूरजमल मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि आचार्य चाणक्य सिखाने के मामले में कितने कठोर और अनुशासित हैं। लेकिन यहां बात कुछ और थी, जिसे उनका पुराना शिष्य सूरजमल भी नहीं समझ पा रहा था। कुछ सोच सूरजमल बोला, जीवन से परीक्षाओं का अंत कहां होता है चंद्रगुप्त? हमें हर कदम कोई ना कोई परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। आचार्य क्या करने वाले हैं, ये तो रात्रि का पहला प्रहर ही बताएगा। ये बोल वो चंद्रगुप्त के साथ आश्रम की ओर बढ़ गया। चंद्रगुप्त सूरजमल के साथ आश्रम लौट आया। दोनों को आश्रम लौटते देख उस गुप्तचर के कलेजे को जैसे ठंडक पहुंच गई, जो वहीं छिप उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। चंद्रगुप्त और सूरजमल ने जैसे ही आश्रम के अंदर कदम रखा तो सामने सुकन्या खड़ी दिखी। सुकन्या को देख चंद्रगुप्त और सूरजमल ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। एक पत्थर के समान वो भाव शून्य अवस्था में थी। सुकन्या को छोड़ने आया उसका चचेरा भाई सूरजमल को थोड़ा अलग ले जाकर बोला, आपने शायद इसे आश्रम आने का प्रस्ताव दिया था, और अपने माता पिता के दाह संस्कार के बाद इसने मानो यहां आने की रट लगा दी। गांव में हम लोग हैं, इसके रिश्तेदार हैं। हमने इसे अपने साथ रहने के लिए बहुत समझाया, पर यह मानी नहीं। उनकी बात सुन सूरजमल ने उसकी चिंता को दूर करते हुए कहा, चिंता मत करो तुम, इस आश्रम के लोग भी उसका परिवार ही हैं। हम सब उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे। वो यहां रहना चाहती है तो उसके पालन की जिम्मेदारी हमारी। सूरजमल की बात सुन सुकन्या के चचेरे भाई की उलझन थोड़ी कम हुई। उससे बात कर सूरजमल को पता लगा कि वो आग गलती से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर लगाई थी। दरअसल सुकन्या के पिता गांव के सरपंच थे और कुछ ही दिन पहले उन्होंने गांव के हित को आगे रख डाकू उग्र सिंह की अमान्य शर्तों को मानने से साफ मना कर दिया। फिर क्या था, बदले की आग में झुलसते हुए उग्र सिंह ने पूरे गांव को ही जला दिया। अपने स्वाभिमान, अपने आदर्शों पर अड़िग रहने का मोल सुकन्या के पिता और गांव वालों ने मृत्यु को गले लगाकर चुकाया था। कुछ ही देर बाद सुकन्या का भाई उससे विदा ले गांव लौट गया। सुकन्या की अवस्था देख चंद्रगुप्त और सूरजमल ने उसे कुछ समय अकेले ही रहने देने का निर्णय लिया। शाम को चंद्रगुप्त जब आश्रम से बाहर निकला तो उसने देखा कि सुकन्या हाथ में एक लकड़ी का डंडा थामे जैसे युद्धाभ्यास कर रही थी। वो डंडा हवा को चीरता हुआ तेजी से कभी दाएं तो कभी बाएं जा रहा था। सुकन्या का भावहीन चेहरा उसके दर्द को साफ बयान कर रहा था। वो डंडे को तलवार की तरह बड़ी तेजी से इधर उधर घुमाए जा रही थी। चंद्रगुप्त सुकन्या की पीड़ा समझ पा रहा था और उसकी ऐसी हालत देख चंद्रगुप्त को चिंता हो रही थी। सुकन्या बहुत तेजी से डंडे को हवा में घुमा रही थी, जैसे कि उसके अंदर का उद्गार बढ़ता ही जा रहा हो, और अगले ही पल उसके हाथ से डंडा फिसला और वो पूरी तरह से टूटकर वहीं जमीन पर बैठ पपक पपक कर रोने लगी। ये देख चंद्रगुप्त तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसको सांत्वना देते हुए बोला, सुकन्या, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे मालूम है कि माता पिता को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन अभी तुम्हें मजबूत बनना होगा, खुद को संभालना होगा।
सुकन्या ने अपने आंसुओं को संभालते हुए कहा, अगर पापा ने उस डाकू से लड़ाई मोल नहीं ली होती तो आज वो मेरे साथ होते। यह सुन चंद्रगुप्त ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, वो अभी भी तुम्हारे साथ ही हैं सुकन्या। तुम्हारी ताकत बनकर वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर अचानक सुकन्या ने अपने होश संभालते हुए कहा, मुझे बदला लेना है। मुझे अपने माता पिता का, अपने गांव वालों की मृत्यु का बदला लेना है। मैं उस डाकू का खात्मा करूंगी और उसे सबक सिखाऊंगी कि उसने मेरे गांव पर हमला करके कितनी बड़ी गलती की है। सुकन्या के शब्दों में दृढ़ता थी और आंखों में आत्मविश्वास। चंद्रगुप्त उसकी भावनाओं को समझते हुए बोला, हाँ सुकन्या, हम जरूर बदला लेंगे और इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर उस दुष्ट को सबक सिखाएंगे। चंद्रगुप्त के इन शब्दों ने सुकन्या को थोड़ी सांत्वना दी। अब वो अकेले नहीं थी। उसके इस लक्ष्य में उसके साथ चंद्रगुप्त भी था। आसमान में रोशनी लगभग क्षीण हो चुकी थी और अंधेरे ने पहल कर दी थी। चाणक्य को आश्रम की तरफ लौटता देख वहां छिपा गुप्तचर सतर्क हो गया। चाणक्य आश्रम के बाहर ही चंद्रगुप्त को बुला थोड़ा तेज आवाज में बोले, चंद्रगुप्त, तैयारी कर लो। हमें आज रात एक जगह के लिए निकलना है। उद्देश्य मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। ये बोल चाणक्य अपने कक्ष में चले गए, लेकिन उनकी इस बात पर भी गुप्तचर कान लगाए बैठा था। चाणक्य की बात सुन उस गुप्तचर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई और मन ही मन खुश होते हुए वो बोला, यही सही मौका है इन दोनों को रास्ते से हटाने का। चाणक्य, आज की रात तेरे और इस बच्चे के लिए काल की रात होने वाली है। तेरा कटा हुआ सिर जब मैं अमात्य के चरणों में रखूंगा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। रात का पहला प्रहर होते ही चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ आश्रम से बाहर आए और हाथ में झोला लिए एक तरफ चल दिए। उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो किसी लंबी यात्रा के लिए निकल रहे हों। गुप्तचर इसी समय का इंतजार कर रहा था, मन में हत्या का दृढ़ निश्चय कर अब वो भी दबे पांव उनके पीछे पीछे चलने लगा।